हेलो। देखिए भाई, ग्राम पंचायत में आपका चल रहा था कि ग्राम प्रधान के चुनाव को किन आधारों पर ऑब्जेक्शन उनके चुनाव पर किया जा सकता है, ये भी मेंस में आपका बनता है। एजीएस प्री के लिए भी बनता है और मेंस के लिए। तो आपका ये बताया गया कि दो आधार है जिन आधारों पर ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के निर्वाचन को आप चैलेंज कर सकते हैं विहित प्राधिकारी के समक्ष। पहला आधार बताया गया था कि रिश्वत, यानी कि पहला आधार क्या था, रिश्वत। और दूसरा आधार ये बताया गया था कि चुनाव में आपका क्या किया गया है, तो अनुचित दबाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस या बुरा प्रभाव डालकर क्या जीता गया है। अब इसके बाद कानून ये बताता है, यानी कि अनुचित प्रभाव कब कहा जाएगा और रिश्वत लिया है कब कहा जाएगा। ये दोनों चीज़ें हम बता चुके थे भाई। कहाँ गया नोट्स, एक सेकेंड भाई, कहाँ गया। ये दोनों हम बता चुके थे कि कब कहा जाएगा कि मैंने रिश्वत देकर चुनाव जीता गया है, और कब कहा जाएगा कि अनुचित दबाव देकर चुनाव जीता गया। ये दोनों पॉइंट हम बताए थे। अगला देखिए, इसमें आपका एक सेकंड धारा, और देखिए आपका भाई कहाँ तक बता गया था, ये 3 तक बता दिया गया था। इसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। देखिए फिर खंड 3 देखा जाए। उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार द्वारा या निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि प्रधान के चुनाव को चैलेंज कौन कर सकता है, तो जो प्रधानी का चुनाव लड़ा था, या कौन कर सकता है, गांव का कोई वोटर। यानी कि उस ग्राम पंचायत में जितने लोग वोटर के रूप में क्या हैं, रजिस्टर्ड है, उनमें से कोई भी, आपका याद रखिए, उनमें से कोई भी व्यक्ति प्रधान के चुनाव को चैलेंज कर सकता है। इसके बाद आपका स्पष्टीकरण बताता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र निवेशित किया हो, चाहे ऐसा नाम निर्देशन पत्र चाहे स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो, वह उस प्रधान के पद के लिए उम्मीदवार समझा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति प्रधान का पर्चा भरा, अगर उसका पर्चा खारिज हो गया तब भी वह एप्लीकेशन के लिए ग्राम प्रधान का उम्मीदवार माना जाएगा, और पर्चा स्वीकार कर लिया गया, हार गया, तब भी उसे क्या माना जाएगा, उम्मीदवार। खंड 4 देखिए। उस प्राधिकारी को जिसे उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाए, आवेदन पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, निर्वाचन को रद्द करने, निर्वाचन को अमान्य घोषित करने या आवेदक को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य उपशमन जो आवेदक को प्रदान किया जाए के विषय में ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किए जाए। यानी कि जिस प्राधिकारी के समक्ष प्रधान के चुनाव पर आपत्ति की गई है एप्लीकेशन देकर, उसका पावर बताया गया है, वह क्या क्या कर सकता है। तो पहला ये कर सकता है कि प्रधान के चुनाव को रद्द कर दे। क्या कर सकता है, रद्द कर दे। दूसरा ये कर सकता है कि प्रधान के चुनाव को रद्द कर दे और जो उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पर था
उसे क्या घोषित कर दे, विजयी। तीसरा ये कर सकता है कि प्रधान का चुनाव पुनः कराया जाए, ये भी आदेश दे सकता है ऐसा प्राधिकारी, यानी कि या प्रधान का चुनाव अमान्य कर दे, अमान्य यानी कि अवैध घोषित कर दे, ये कुछ भी कर सकता है ऐसा प्राधिकारी। खंड 5 देखिए, उपधारा 4 के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र की सरसरी तौर पर सुनवाई करने और उसे निस्तारित करने के लिए नियमों में व्यवस्था की जा सकती है। तो इसका एक लाइन हुआ अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ कि भाई राज्य सरकार नियम बनाकर आपका ये डिसाइड कर सकती हैं कि ऐसे आवेदनों की सरसरी तौर पर यानी कि त्वरित रूप से, स्पीडी या बहुत तेज़ी से क्या हो, सुनवाई, और ऐसा प्राधिकारी तेज़ी से सुनवाई करके ऐसे आवेदनों का क्या करे, निपटारा। ये नहीं कि 5 साल लगा दे, तब तक तो प्रधान जी 5 साल तक जो आपका रहेंगे ही, तो मैंने जल्दी से जल्दी ऐसे आवेदन पत्र का क्या कर दिया जाए, निपटारा। इसके बाद खंड 6वां आपका महत्वपूर्ण है भाई। खंड 6 जो है ये आपका एचजेएस प्री में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। खंड 6 काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एचजेएस प्री में भी पूछा जाता है कि जो विहित प्राधिकारी हैं, विहित प्राधिकारी ने अगर आवेदन पत्र पर कोई निर्णय सुनाया है तो उस निर्णय के विरुद्ध क्या रेमेडी है, क्या उपचार है। तो देखिए उपचार आपका धारा खंड 6 बताएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, जो लोग एचजेएस दे रहे हैं उनके लिए भी और आपका मेंस में लिखने के लिए भी। देखिए आपका एक एक शब्दों को, उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित यानी कि पीड़ित कोई पक्ष आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रधान के चुनाव पर आपत्ति की गई और विहित प्राधिकारी ने कोई आदेश पारित किया, तो उस आदेश के विरुद्ध क्या उपचार है, तो उस आदेश के विरुद्ध उपचार पूछा जाता है। और ऑप्शन भी एचजेएस में बनाता है कि अपील की जा सकती है, पुनरीक्षण किया जा सकता है, पुनर्विलोकन किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, क्या बैरक लिखता है, अपील की रिवीजन की पुनर्विलोकन, रिवीजन। रिवीजन आपका दूसरा क्वेश्चन है जेस में बनता है, कितने दिनों के अंदर रिवीजन के लिए आप एप्लीकेशन देंगे, 30 दिन। और किसके यहाँ देंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो डीजे के यहाँ यानी कि जिला न्यायाधीश। तो बस 3 याद रखिए कि विहित प्राधिकारी ने जो आवेदन पत्र पर आदेश दिया है उस आदेश के 30 दिन के अंदर जिला न्यायाधीश के समक्ष रिवीजन के लिए एक या एक से अधिक निम्नलिखित एक या एक से अधिक आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जहाँ तक रिवीजन की बात है, आपका बिहार एपीओ में सीआरपीसी में ले जाकर पूछा था और सीआरपीसी में मैं बताया भी था कि रिवीजन में आपका स्पष्ट मैं बताया था और आया भी था इस बार 397 आपका बिहार एपीओ में भी आया था कि रिवीजन में क्या नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं सीआरपीसी बता दूं, दोष मुक्ति को सेटिस्फाइड करके दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। पहला, यानी कि अगर अभियुक्त को निचले न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया तो रिवीजन में उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, याद रखिए। और दूसरा जो आपका बिहार थोड़ा अंदर जाकर पूछ लिया कि अंतर्वर्ती आदेश
या इंट्रालोकोटरी आर्डर का रिवीजन हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा। तो आज सीआरपीसी में आपका मेंस के लिए, चूँकि भाई 150 नंबर का मेंस है सीआरपीसी में, तो आज आपका जो झारखंड इत्यादि राज्यों में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हर एक राज्य का मॉडल लेते हुए हमें चलना है और ये मैंने बताना है कि भाई जैसे सीआरपीसी का उद्देश्य पूछ लिया जाए या पुरानी सीआरपीसी 1898 और नई सीआरपीसी 1973 में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन आजकल संशोधन से पूछ रहा है, यानी कि झारखंड ऐसा क्वेश्चन बनाया कि उसे देखते हुए अब आपका थोड़ा डिटेल में और व्यापक रूप से पढ़ना जरूरी है। बिहार एपीओ ने भी बनाया उस हिसाब से। तो फिर एक बार याद रखिए, रिवीजन हम बता दें कि होता क्या है। देखिए, रिवीजन का मतलब ये हुआ आपका कार्यवाही की वैधता की जांच करना, यानी कि क्या निचले न्यायालय ने जो कार्यवाही की है क्या वह सही प्रोसीजर का पालन किया है, कि कहीं अनियमितता तो नहीं बरता। और इसके लिए आपका रिवीजन सीपीसी में भी मिलेगा, सीआरपीसी में भी मिलेगा और ग्राम पंचायत में। यानी कि रिवीजन में मुख्य रूप से आपका कार्यवाही की वैधता को क्या किया जाता है, चेक। और इसके लिए आपका एक रिट भी मैं बताया था, और वह रिट 2 रिटें याद रखिएगा, आपका बिहार में पूछा भी गया था। 2 रिटें याद रखिएगा, एक प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध और दूसरा कौन, उत्प्रेषण। तो ये रिवीजन से ही जुड़ी है, आपका आगे बताया जाएगा। अगला देखिए भाई, फिर एक बार समझा दिया जाए, यानी कि विहित प्राधिकारी ने जो एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन इनके समक्ष दिया गया, इन्होंने जो आदेश पारित किया है उसका हम रिवीजन करा सकते हैं। रिवीजन कितने दिन के अंदर, अपनी भाषा में भी रटिए, कितने दिन, और कहाँ होगा, जिला जज यानी कि जिला न्यायाधीश के समक्ष। अब किन आधारों पर रिवीजन होगा, तो मैं पहले ही बताया कि मुख्य रूप से रिवीजन में जुरिडिक्शन या कार्यवाही की वैधता की क्या की जाती है, जांच। अब देखिए आधार, भाई आधार याद करना पड़ेगा। पहला देखिए, विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अल्ट्रा वायरस, इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस शब्द समझिए। अल्ट्रा वायरस मतलब अधिकारातीत। अधिकारातीत का मतलब कि अपनी अधिकारिता या जुरिडिक्शन से कहाँ जाकर, याद रखे, इंट्रा टेरिटोरियल माने अधिकारिता के अंदर, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या हुआ, ये पूछा गया मैक्सिम, सतर्क रहिएगा। आपका अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या हुआ, अधिकारिता से बाहर। यानी कि जो विहित प्राधिकारी था ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो शक्ति उसे प्राप्त नहीं थी। जो शक्ति उसे प्राप्त नहीं थी, ऐसे शक्ति का प्रयोग किया। अब तुरंत आपको संविधान में थोड़ा जोड़ना पड़ेगा कि अगर कोई निचला न्यायालय या अधिकरण ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जो उसे प्राप्त ही नहीं है, तो कौन से रिट जारी करके उसकी कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। तो कौन सी रिट जारी होती है, आपका प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध, यानी कि रोकने वाली, कि आप कार्यवाही क्या करिए, रोकिए। पहला आधार क्या हो गया रिवीजन का, कि अधिकारिता थी नहीं विहित प्राधिकारी का, और अधिकारिता से कहाँ चले गए, बाहर, अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। दूसरा आधार देखिए, विहित प्राधिकारी इस प्रकार नियत अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि विहित प्राधिकारी या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को जुरिडिक्शन था, अधिकारता थी, लेकिन उस अधिकारता का प्रयोग उसने किया कि नहीं किया? नहीं किया। तब भी हम चैलेंज कर रिवीजन करा सकते हैं। तीसरा देखिए, विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है। यानी कि अधिकारिता का तो प्रयोग किया, लेकिन उस अधिकारता के प्रयोग में क्या की है? गलती की है या सारवान रूप से अनियमितता बरती है, इरेगुलरिटी बरती है। तो मैं पहले ही बताया था कि मुख्य रूप से रिवीजन किसके लिए होता है? अधिकारता पर अटैक किया जाता है। तो 3 आधार रट डालिए भाई अभी से। पहला, अधिकारता थी ही नहीं, प्रयोग किया। दूसरा, अधिकारता थी लेकिन प्रयोग, और तीसरा, अधिकारता थी लेकिन उसका प्रयोग सही रूप से किया कि गलत? गलत। तो कितने आधारों पर रिवीजन? 3। ऐसे ही रटिए, अब और कोई उपाय नहीं है। 3 आधारों पर। अगला देखिए, खंड 7 देखिए, जिला न्यायाधीश पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र का निस्तारण या तो स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है और उसे किसी ऐसे अधिकारी से वापस मांग सकता है या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को अंतरित या ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें बस एक लाइन जानना है, डीजे के पास आप आवेदन दिए रिवीजन के लिए, तो डीजे या तो स्वयं सुनवाई करे या अपने अधीनस्थ को सुनवाई के लिए क्या करे? दे दे, या दे दिया है तो वहाँ से क्या कर ले? वापस मंगा ले, या कहीं अगर दे दिया है तो वापस मंगा ले, या दिया है किसी को तो वहाँ से दूसरे माने जज के यहाँ क्या कर दे? ट्रांसफ़र। इसमें कोई समझाने की ज़्यादा बात नहीं है। खंड 8 देखिए, उपधारा 7 में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाए, और आपका कह सकते हैं नियत किया जाए, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि कर सकता है। अब यानी कि जिला जज क्या क्या अधिकार रखेगा, क्या क्या कर सकता है, इस बात का वर्णन किस क्लाज में दिया गया है? 8 में। तो देखिए क्या क्या कर सकता है। तो जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने आदेश पारित किया है, या तो उसको पुष्ट कर दे, पुष्ट का मतलब ओके कर दे, ओके का मतलब ये हुआ कि मान ले, यानी कि जिला जज मान ले कि प्राधिकारी ने जो आदेश दिया वह आदेश क्या था? सही। क्या था वह आदेश? सही था। पुष्ट का मतलब ये हुआ। दूसरा देखिए क्या कर सकता है, उसमें फेर फार या उसे विखंडित कर सकता है। यानी कि विहित प्राधिकारी के आदेश में फेर फार यानी कि कुछ बदलाव ला सकता है, या विखंडित का मतलब हुआ उसे रद्द कर सकता है। यानी कि या तो बदलाव कुछ ला दे या पूरी तरह क्या कर दे? रद्द। अगला शब्द देखिए, या मामले की पुनः सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय को उलट दे, और निर्णय को आदेश को उलट दे, और आदेश को उलटने के बाद विहित प्राधिकारी को पुनः मामला दे दे और ये कहे कि आप नए सिरे से पुनः इस पर क्या करिए? सुनवाई। देखिए इसी को एक लाइन में रिमांड कहा जाता है। शब्द को पकड़िए, क्या कहा जाता है? रिमांड का मतलब हुआ प्रतिप्रेषण। प्रतिप्रेषण आपका खूब पूछा भी गया था, बिहार जे के इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि रिमांड कहाँ कहाँ है। तो आपको सीआरपीसी में भी बताना पड़ेगा, सीपीसी में भी, आपका कह सकते हैं संविधान में भी। यानी कि जहाँ जहाँ प्रतिप्रेषण हो
वहाँ वहाँ बताना पड़ेगा। मामले को भी वापस किया जाता है, यानी कि रद्द करके निर्णय, और अभियुक्त को भी प्रतिप्रेषित किया जाता है। तो इस बार बिहार ने हल्का सा जैसे चेंज किया, देखिए रिमांड बता दिया जाए। अभियुक्त को भी रिमांड पर दिया जाता है, यानी कि अभियुक्त को भी प्रतिप्रेषित किया जाता है और मामले को भी। तो मामला किया जाएगा तो पहले समझ लीजिए क्या होगा। ऊपर का न्यायालय, यानी कि चाहे रिवीजन न्यायालय हो, अपील न्यायालय हो, जो भी हो, वह न्यायालय निर्णय को क्या करेगा, आदेश या डिक्री को रद्द करेगा और निचले न्यायालय को पुनः भेज देगा मामला कि नए सिरे से पुनः क्या करिए, सुनवाई। इसी को हम मामले का क्या कहते हैं, रिमांड, प्रतिप्रेषण। तो क्या जिला जज ऐसा कर सकता है कि नहीं कि विहित प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दे और रद्द करने के बाद निचले माने प्राधिकारी को मामला पुनः सौंपे, रिमांड दे दे, प्रतिप्रेषित कर दे कि आप नए सिरे से पुनः दोबारा इस पर क्या करिए, सुनवाई कर सकता है ये। इसी को आपका सीआरपीसी में एक उदाहरण बता दिया जाए रिमांड का। वैसे कई जगह रिमांड है, लेकिन मुख्य रूप से सीआरपीसी में 2 जगह रिमांड आपको पढ़ना है, अभियुक्त का, मामले का नहीं। एक 167 और दूसरा 309, यानी कि कौन सा सेक्शन, 167 और दूसरा 309। देखिए आपका बिहार में इस बार एपीओ में भी पूछा गया था और कह सकते हैं कि लोग गलत करके आ गए, जबकि कंसेप्चुअल हल्का सा घुमा दिया था। तो भाई लाख क्वेश्चन घुमाए, आपका कंसेप्ट तो क्लियर रहना चाहिए, और कंसेप्ट फिर एक बार क्लियर करिए तब इसमें आगे बढ़ा जाए। अगर किसी अपराध में सजा 10 वर्ष से कम है तो अन्वेषण की जो अवधि है वो 60 दिन है, और 10 या 10 वर्ष से क्या हुआ सजा ज़्यादा तो माने पुलिस रिपोर्ट कितने दिनों में भेजी जानी चाहिए, तफ्तीश या विवेचना। तफ्तीश लिखा था, इसीलिए मैं 4-5 शब्द बताता हूँ। अन्वेषण लिखे, तफ्तीश लिखे, विवेचना लिखे, खोज लिखे, अनुसंधान लिखे, तो घबराना नहीं है, सबका मतलब इन्वेस्टिगेशन ही हुआ। तो बताइए 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा है तो कितना दिन, 90 दिन। अब देखिए बिहार कैसे भरमा दिया। एक मामले में 2 वर्ष की सजा है तो अन्वेषण कितने दिन में पूरा किया जाना चाहिए, तो 2 साल है तो कितने दिन में, 60 दिन की 90 दिन। हाँ, अब यही भरमा दिया। तो कई लोग सोच रहे हैं कि 10 साल नहीं दिया। अरे भाई 10 साल नहीं दिया तो 10 साल से नीचे तो दिया है। 10 साल से नीचे का मतलब हुआ कि 60 दिन, और 10 साल या 10 साल से अधिक का मतलब हुआ आपका कि आपका कह सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर किसी अपराध में 2 वर्ष की सज़ा है तो अन्वेषण कितने दिनों में, तो आपका 60 दिन मारना है। कितने दिन, 3 साल पूछे, 4। हाँ क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन मॉडल ये बन सकता है, थोड़ा बहुत चेंज किया था क्वेश्चन। देखिए आगे भाई आपका फिर अगला देखिए, यहाँ ग्राम पंचायत में भी जिला जज क्या कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं। यहाँ अभियुक्त का रिमांड नहीं, निचले प्राधिकारी के आदेश को रद्द करके और पुनः उसको मामला क्या करना, भेज देना, इसी को रिमांड कहा जाता है। देखिए आगे देखिए खंड 9, इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश, विनिश्चय और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अंतिम होगा, यानी कि फाइनल होगा। इसका मतलब समझिए भाई, विहित प्राधिकारी ने आदेश दिया तो अगर आप 30 दिन के अंदर रिवीजन के लिए नहीं गए तो उसका आदेश अंतिम होगा, अब कोई उपाय नहीं है। दूसरा, यदि आप 30 दिन के अंदर
पुनरीक्षण के लिए कहाँ एप्लीकेशन दे दिए, डीजे के पास, जिला न्यायाधीश के पास। तो जिला न्यायाधीश का निर्णय अब अंतिम होगा, जो वह फैसला दे। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका कानून कोई बात नहीं करता, लेकिन जिला जज के बाद आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं और जिला जज के फैसले को आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज। अब ये भले कहीं न लिखा हो, लेकिन आप 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय। ये नहीं कि कह दीजिएगा कि नहीं जाएगा। उसके बाद प्रधान सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, 136 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के बाद कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत SLP दायर कर सकता है, अनुच्छेद 136। भाई याद करना ये सब, ये नहीं कि आपका तमाम कोरिलेट करके। इस प्रकार आपका प्रधान के चुनाव पर आपत्ति किन आधारों पर, तो फिर लास्ट में एक लाइन बता दें, कितने आधार पर, 2। पहला कौन सा आधार था, रिश्वत। दूसरा कौन, अनुचित प्रभाव। आपत्ति करेंगे, आपत्ति पर जो आदेश देगा विहित प्राधिकारी, उसका क्या होगा, रिवीजन। रिवीजन कितने आधारों पर, 3। कहाँ होगा, डीजे के पास। कितने दिन के अंदर, 3 दिन। और रिवीजन पर जो फैसला आएगा, अगर रिवीजन नहीं हुआ तब भी आ गया तो वह अंतिम होगा। लेकिन एक लाइन जोड़ लीजिएगा कि जो व्यथित पक्षकार हैं वह उच्च न्यायालय में, लिखते समय हम जोड़वा देंगे, अनुच्छेद 226 के तहत क्या दायर कर सकता है, याचिका। और जिला जज के फैसले को क्या कर सकता है, चैलेंज। इस प्रकार प्रधान को कैसे हटाया जाएगा, आपत्ति करके उनके चुनाव पर, ये समाप्त हुआ। देखिए आपका चौथा तरीका देखिए जहाँ की प्रधान को हटाया जा सकता है। फिर एक बार हम चारों याद रखिएगा एक साथ। पहला हमने तरीका बताया धारा 5A अयोग्यता के आधार पर। दूसरा हमने तरीका बताया धारा 14 ग्राम सभा ही क्या करेगी, प्रधान को हटा देगी। तीसरा तरीका जो हम बताए हैं आपका, ये बताए हैं तरीका, और इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं प्रधान के चुनाव को, कितने आधार पर, 2। और चौथा तरीका राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के लिए तुरंत बेयर एक्ट निकालिए 95। भाई कौन सा बेयर एक्ट में कौन सी धारा काम करेगी, देखिए चारों एक साथ तैयार रहेगा तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपका मेंस में लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि कैसे कैसे ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। देखिए भाई आपका धारा 95 निकाल लीजिए। देखिए अच्छे से इसको भी देखिए, आपका राज्य सरकार को भी पावर है और राज्य सरकार क्या कर सकती है। देखिए इसको पहले भूमिका बांध दे, तब अध्याय आपका 7 चल रहा है। अब बाह्य नियंत्रण यानी कि एक्स्ट्रा कंट्रोल, यानी कि राज्य सरकार पंचायत के सदस्यों और प्रधान पर बाह्य नियंत्रण रखती है, यानी कि एक्स्ट्रा कंट्रोल रखती है। अब जब एक्स्ट्रा कंट्रोल क्या क्या रखती है, अभी सभी नहीं पढ़ना है, केवल हमें और केवल क्या पढ़ना है, ग्राम प्रधान के बारे में। तो ग्राम प्रधान को बाह्य नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, एक्स्ट्रा कंट्रोल का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम प्रधान को निलंबित भी कर सकती है और ग्राम प्रधान को उसके पद से रिमूव कर सकती है। रिमूव का मतलब क्या हुआ, पदच्युत करना। पदच्युत का मतलब कि उनको पद से बर्खास्त करना या पद से हटा देना। तो संविधान में तुरंत जोड़ लिया जाए, कौन किसको पद से हटाएगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर या प्रसाद का सिद्धांत या सुख का सिद्धांत। अब सुख पूछा जा रहा है, देखिए प्लीजर को अब दुख नहीं, अब नए नए शब्द आ रहा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर किस में है, 310।
जितने केंद्र के लोक सेवक हैं वह किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे? राष्ट्रपति के। और राज्य के लोक सेवक राज्यपाल। भाई सतर्क रहिए। बिहार आपका 308 से लेकर और 315 तक में एपीओ में 2-3 क्वेश्चन आया था। सतर्क रहना इधर से आपका संविधान से भी। तो राज्य सरकार वाह नियंत्रण रखते हुए किसी प्रधान को उसके पद से क्या कर सकती है? रिमूव। अब कैसे करेगी, किन आधारों पर करेगी? तो धारा 95 रिवीजन है, यानी कि आपका इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन का मतलब कि आपका निरीक्षण है। निरीक्षण माने राज्य सरकार देख रेख करे कि प्रधान जी कहीं आपका पूरा पैसा घोटाला तो नहीं कर दिए, बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं। और बदमाशी करेंगे तो राज्य सरकार भी क्या करेगी? इनको पद से हटा सकेगी। तो खंड जी निकालिए, पूरा नहीं पढ़ना है। धारा सेक्शन 95 का कौन सा क्लास? डी 6। देखिए भाई आपका 6 पढ़ना है। ग्राम पंचायत के प्रधान या उसके किसी सदस्य को या संयुक्त समिति या भूमि प्रबंधन समिति के किसी सदस्य को राज्य सरकार हटा सकती है। तो केवल ग्राम प्रधान के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि केवल प्रधान के लिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी हैं, मेंबर के लिए भी हैं, एलएमसी के भी मेंबर के लिए हैं, संयुक्त समिति के भी मेंबर के लिए हैं और प्रधान के लिए, सबके लिए हैं ये नियम। देखिए क्या करके। यदि मतलब कि राज्य सरकार को क्या लग जाए? वह बिना अपर्याप्त कारण के लगातार 3 से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थित रहा है। इसका मतलब कि ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है और प्रधान जी लगातार 3 बैठकों से क्या है, हाजिर ही नहीं हो रहे हैं। कितने लगातार, कितने बैठकों में? 3। और बैठकों में हाजिर न होने का कारण भी नहीं बता रहे हैं। यानी कि इसका मतलब आसान भाषा में हम देखें, आसान भाषा में, कि यदि प्रधान ग्राम पंचायत की लगातार 3 बैठकों में बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हैं, तो राज्य सरकार चाहे तो ऐसे ग्राम प्रधान को क्या कर सकती है? उनके पद से रिमूव। अब तुरंत आपका इसी को जोड़ना है और संविधान में जोड़ना है कि कोई सदस्य कितने दिनों तक सत्र के सदन में भाग नहीं लेता तो उसे हटाया जा सकता है, सांसद सदस्य से रिमूव किया जा सकता है। संविधान में पूछा जाता है। तो कितने दिन तक? कितने दिन? 60 दिन। कितना दिन है वहाँ? जोड़ लीजिएगा भाई आपका सांसद सदस्य कितना दिन? 60 दिन तक अगर सत्र की कार्यवाही में भाग नहीं लेता तो आपका संसद उसे क्या कर सकते हैं? सांसदी से रिमूव कर सकती हैं। कई लोग थे ऐसे, अब रिमूव करें ना करें, लेकिन कई विवाद उत्पन्न हुआ कि कई लोग जो आपका, यानी कि फिर एक बार भाई बता दिया जाए कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका कोरिलेशन भी ज़रूरी है ताकि अन्य कानून भी दिमाग में बैठे ग्राम पंचायत के साथ। इससे ये फायदा होगा कि एक साथ आपका 2-2, 3-3 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इसको एक लाइन थोड़ा डिटेल में हम बताते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, याद रखिए, जिसमें से अधिकतम 12 मनोनीत हो सकते हैं और 238 निर्वाचित। फिर एक बार याद रखें, अभी बिहार में पूछा गया ये क्वेश्चन, अभी बिहार में पूछा गया कि राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं अधिकतम, तो 238 बिहार में आया था ये। आपका कई लोग 250 मार कर आ गए, लेकिन देखिए एक शब्द पर अंतर है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तब 250। अधिकतम कितने मनोनीत हो सकते हैं? 12। और अधिकतम कितने निर्वाचित हो सकते हैं?
तो 12 घटा दीजिए, कितना बचा। अब वहीं लोग आपका आंख मूंद कर क्या किए, 250 रटे। अरे भाई क्वेश्चन का मॉडल भी देखिए, रट्टू तोता न बनिए, कंपटीशन है, एक शब्द पर क्या कर रहा है, घुमा रहा है। फिर आगे बढ़िए, तो 60 दिन तक, फिर याद रखिए, अगर 60 दिन तक लगातार किसी सत्र में कोई सांसद गैर हाजिर हैं तो ऐसी दशा में संसद चाहे तो उसको सदस्यता से रिमूव कर सकती है। ये नियम है संसद का और राज्य विधानमंडल का। लेकिन प्रधानी में कितनी बैठकों में लगातार न आया हो प्रधान, 3, और पर्याप्त कारण की अपर्याप्त कारण दिखा दे तो क्षम्य है, वो अलग बात है। अगला देखिए भाई, आपका पहला आधार याद करिए अब मेंस के लिए भाई अभी से, क्योंकि मार्च और तक चांस है कि यूपीजे की वैकेंसी आ जाएगी, अभी पता करवाया जा रहा है, इसीलिए भाई आपका रुका भी है कि 95 पद तो हैं ही आयोग में। आयोग इसलिए रुका है कि राज्य सरकार को लेटर भेजा है कि और पद जो खाली हैं वो भेजिए, ताकि एक ही बार दोनों मने सभी पदों को निकाला जाए। और आप लोग जब कहेंगे तब वैकेंसी आ जाएगी, उसमें क्या है भाई। लेकिन अभी रुकवा गया कि आ जाए और तो अच्छा रहेगा। दूसरा खंड देखिए भाई, प्रधान को कैसे, किस आधार पर राज्य सरकार हटाएगी। दूसरा, वह कार्य करने से इनकार करे, यानी कि प्रधान जी हैं और प्रधानी का कार्य करने से क्या कर दिए हैं, इनकार, कि हम अब प्रधानी का कार्य, तो कुछ लोग इनकार भी कर देते हैं भाई। अगला देखिए, अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए। तो किसी भी कार्य माने किसी भी कारण से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए, तो आप लोग बताइए, 1-2 कारण तो आप बताइए कि प्रधान जी अक्षम हो गए तो पागल हो गए प्रधान जी, तो पागल काम करेगा भाई। क्या हो गए, पगला गए प्रधान जी, यानी कि पागल हो गए, यानी कि आपका अनसाउंड माइंड हो गए भाई, आपका अस्वच्छित हो गए। दूसरा, आपका जाकर विदेश में बैठ गए, तो विदेश में अपना रहने लगे, तो क्या गांव चलाएंगे कि विदेश में रहेंगे, विदेश में रहेंगे। तो आपका यानी कि किसी कारण से प्रधानी का काम करने में क्या हो गए हैं, अक्षम। अगला देखिए भाई, उदाहरण भी समझते रहिए। अथवा यदि उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो अथवा दोषारोपण किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो। अंतर्वलित मतलब समाहित, नैतिक अधमता का मतलब कि नैतिक रूप से वह निंदा के योग्य अपराध हो। यानी कि इसका मतलब कि प्रधान जी ने कोई अपराध किया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई और एफआईआर हुई है, तो राज्य सरकार चाहे तो प्रधान जी को क्या कर सकती हैं, उनके पद से रिमूव, माने अभियोग लगाया गया। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि उनको दोषारोपण किया गया हो। दोषारोपण का मतलब ये हुआ, दोषारोपण आपका बिहार में भी पूछा गया था और सीआरपीसी में हमें पढ़ना भी है। दोषारोपण का मतलब इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम लगाना का मतलब ये हुआ आरोप लगाना। तो यानी कि प्रधान जी कोई अपराध किए थे और उस अपराध में प्रधान जी पर आरोप तय हो गया, तो आरोप तय हो गया तो राज्य सरकार चाहे तो उनको क्या कर सकती है, पद से। यानी कि या तो प्रधान जी के खिलाफ कोई एफआईआर हो गई या न्यायालय ने क्या लगा दिया है, आरोप या चार्ज या इल्ज़ाम, या न्यायालय ने क्या कर दिया है, आपका दोषारोपण। तो इल्ज़ाम लगाता है न्यायालय, आगे बताया जाएगा सीआरपीसी में। अगला देखिए, तीसरा, उसने इस रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया हो अथवा उसने इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की हो अथवा उसका इस रूप में बना रहना जनहित में वांछनीय न हो।
तो 3 आधार इसमें भी आ गए। कौन कौन? खंड 3 में पहला आधार हो गया कि प्रधान जी ने अपने पद का मिसयूज किया है, यानी कि अपने पद का क्या किया है? दुरुपयोग। तो एक दो तो उदाहरण बताइए दुरुपयोग का। तो दुरुपयोग का उदाहरण है अंधा बाटे रेवड़ी और चिन्ह चिन्ह के दे, यानी कि उज्ज्वल योजना आई या जो भी योजना आई तो प्रधान जी किए क्या कि जो सक्षम था उसी को योजना का लाभ दे दिए और जो अक्षम था उसको लाभ नहीं दिए, तो अपने पद का क्या किए? दुरुपयोग, यानी कि अपात्र व्यक्तियों की लिस्ट भेज दिए। तो ये अगला हुआ, पद का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग में आपका ये भी हो सकता है कि आपका कह सकते हैं कि पैसा वैसा का क्या कर दिया? घोटाला। अगला देखिए इसी में, ये पहला, या उन्होंने यानी कि प्रधान जी ने जो कर्तव्य इस कानून द्वारा उन पर निर्धारित हैं उन कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की है। एक बार चूक नहीं, याद रखिए, निरंतर चूक का मतलब क्या? लगातार डिफॉल्ट किया है। यानी कि इस कानून के तहत जो प्रधान के कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को एक बार ही नहीं बल्कि बार बार वह निभाने में क्या हो गए हैं? विफल। एक बार नहीं बार बार। इसको सीआरपीसी की धारा 125 से जोड़ा जाता है। फिर बिहार का क्वेश्चन देखिए, आज कई क्वेश्चन बता दिए गए। 125 में कौन मेंटेनेंस पाने का हकदार है सीआरपीसी में? तो पत्नी पा सकती हैं, और कौन? बच्चे पा सकते हैं, और कौन? माता पिता। तो माता पिता किससे पाएंगे? बच्चों से। तो पुत्र की पुत्री की दोनों भाई रटवा गया था ये, इसमें कोई शक नहीं, ये पूरा रटवाए थे हम। पुत्र की पुत्री की दोनों आ ही गया था बिहार में। माता पिता किस धारा के तहत पाएंगे? 125। अब फिर बैक हो जाइए, बैक ये होना है 125 में ही टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बताया जाएगा। देखिए फिर एक बार ग्राम पंचायत देखिए, अगर प्रधान जी ने अब जो कर्तव्य इस कानून के तहत दिए गए हैं वह एक बार पालन करने में चूके हैं कि बार बार? एक बार नहीं। इसी प्रकार एक टेक्निकल क्वेश्चन सीआरपीसी की धारा 125 में पूछा जाता है एडल्ट्री या जारता का। अगर कोई पत्नी यानी कि जारता की दशा में रह रही हो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि 1 या 2 बार एडल्ट्री का अपराध करने से वह भरण पोषण पाने से अयोग्य नहीं होगी। जारता की दशा में रह रही हो मतलब कि क्या? लगातार ये कार्य कर रही हो। तो यहाँ प्रधान जी 1-2 बार उल्लंघन नहीं किए बल्कि क्या कर रहे हैं? लगातार। अगला देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि पापुली लेक्स सुप्रीमो, सुने कि नहीं? लोकहित या जनहित सर्वोच्च विधि होती है और जनहित के आगे सब विफल है। तो वही आपका है कि अगर जनहित में ये आवश्यक हो, लोकहित में आवश्यक हो, समाज के हित में आवश्यक हो या गांव के हित में आवश्यक हो, क्या प्रधान जी को इनके पद से क्या करना चाहिए? रिमूव। तो राज्य सरकार जनहित को क्या आधार बनाकर इनको पद से क्या कर देगी? तो बताइए इस खंड में कितने आधार आपको मिले? फिर रिवीजन करिए। 3। कौन कौन? पहला क्या है कि पद का क्या? दुरुपयोग, रटिए। दूसरा क्या है? कर्तव्यों का एक बार अपालन की निरंतर। और तीसरा लोकहित, यानी कि लोकहित में प्रधान जी अपने पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। तो राज्य सरकार क्या करेगी? इनको रिमूव या इनको पद से क्या करेगी? देखिए भाई आपका अगला 3A देखिए, 3A में है आपका, 3A में पूरा न पढ़ाकर बस एक लाइन। अगर कोई व्यक्ति प्रधान का चुनाव जीता है, आरक्षित पद से जीता है और बाद में पता लगा कि उस कास्ट का या उस कैटेगरी का तो था ही नहीं,
तो फिर एक बार पिछले बैक होया जाए। आपका माने प्रधान के चुनाव में रिजर्वेशन होगा। किसके किसके लिए रिजर्व हैं प्रधान के चुनाव की सीटें? महिलाओं के लिए हैं कि नहीं? तो कितने परसेंट? 33, 1/3। एससी के लिए भी हैं, एसटी के लिए भी हैं और ओबीसी के लिए भी। अब यहीं आपको ध्यान में समझना है, एक व्यक्ति आपका एसटी कैटेगरी की सीट पर चुनाव लड़ा और यह घोषणा किया, आपका पर्चा दाखिला करते समय यह लिखा कि मैं एसटी कैटेगरी का हूँ। तत्पश्चात आपका क्या हुआ कि जब प्रधानी का चुनाव जीत लिया तो पता लगा कि ये तो एसटी कैटेगरी का था ही नहीं, ये तो ओबीसी था या एससी था या जनरल था। तो ऐसी दशा में राज्य सरकार को पता लगे तो राज्य सरकार इनको पद से क्या कर सकती है? रिमूव, और दंडित भी होगा। फर्जी घोषणा पत्र दिए हो, शपथ पत्र, तो दंडित भी किए, मुकदमा भी दायर होगा। अभी आपका बता दिया जाए, ये पिछली बार लोकसभा में आपका ये गुजरात के एक सांसद को इस आधार पर उनको सांसदी से रिमूव किया गया था कि वह जिस कास्ट के थे, कैटेगरी के, फर्जी प्रमाण पत्र देकर और क्या जीत गए थे? सांसदी के चुनाव। यानी कि प्रधानी का सांसद ऐसे जीत जा रहे हैं फर्जी क्या लगाकर। अभी गुजरात में एक लोगों को हटाया भी गया था, न्यायालय ने क्या किया था? रिमूव कर दिया था उनके सांसदी से। तो देखिए आपका अगला, देखिए भाई आपका चौथा देखिए, वह न्याय पंचायत का सहायक सरपंच या सरपंच होने से राजनीति में सक्रिय भाग लेता है। अब न्याय पंचायत क्या होती है, अब इसको भी देखना है हल्का सा भाई। देखिए आपका न्याय जो पंचायत होती है वह गांव का न्यायालय है, और गांव के न्यायालय हैं उसे छोटे छोटे गांव के मामलों में निर्णय देने का हक होता है। जो न्याय पंचायत थी धारा 42 से लेकर आपका 94 है ना, 94 तक थी। लेकिन जब यूपी रेवेन्यू कोड बना, यानी कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 बनी, तो जो ग्राम पंचायत का सेक्शन 42 से कहाँ तक था? 94 तक, क्योंकि 95 से चल ही रहा है। यानी कि धारा 42 से लेकर 94 तक की धाराएं समाप्त कर दी गई और ये न्याय पंचायत को कहाँ रखा गया? उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता में, जो हमें पढ़ना भी है क्योंकि सिलेबस इस बार हमें लगता है चेंज होकर ही आएगा। आपका पुराना कानून यूपी आपका माने लैंड लॉ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपका उसी में न्याय पंचायत चली गई है, यानी कि आधा ग्राम पंचायत अब पढ़ना नहीं है, आधा तो कहाँ चला गया? भू राजस्व में। इसीलिए आपका कम अब समय लगता है भाई। देखिए फिर एक बार देखिए, अगर न्याय पंचायत का सरपंच है, यानी कि पंच हैं, पंच का मतलब क्या हुआ जानते हैं? कि पंच परमेश्वर होते हैं और उनका कर्तव्य होता है कि निष्पक्ष निर्णय दे, कि माने कह सकते हैं कि बायस द्वारा निष्पक्ष। और सुने होंगे प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर, सुने कि नहीं? हाँ, तो याद रखिए पंच होते हैं जो गांव में क्या करते हैं? फैसला देते हैं। कुछ आपराधिक मामलों में भी देंगे, कुछ सिविल में, और ये डिटेल में हम कहाँ बताएंगे? उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता। अभी यहाँ से हट गया है। फिर एक बार बैक होइए, अगर कोई व्यक्ति सहायक सरपंच है या सरपंच है और राजनीति में क्या लेता है? सक्रिय भाग लेता है, तो भाई राज्य सरकार चाहे तो इन्हें इनके पद से क्या कर सकती है? हटा सकती है। यानी कि पंच का काम करिए, राजनीति में नहीं। अगला देखिए भाई खंड 5 देखिए, उसमें धारा 5(a) के खंड क से अंग तक में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता हो। इसका मतलब हम बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं मेंस के लिए, कि धारा 5(a) किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सदस्य होने
और चुने जाने या प्रधान होने या चुने जाने के लिए कब कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा ये बताती है। तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ डिस्क्वालीफाई है तो राज्य सरकार धारा 95 के तहत उसे उसके पद से क्या कर सकती है, रिमूव। तो जैसे कि आप कई आधार थे, अब बताना संभव नहीं है भाई, कई बार आपका बताया भी गया। अगला देखिए प्रतिबंध, अब लास्ट ही चल रहा है। प्रतिबंध यह है कि जहाँ कोई प्रधान या ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीत से जैसा नियत किया जाए की गई किसी जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय या अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाए, वहाँ ऐसा प्रधान या वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाए और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए इसको थोड़ा डिटेल में भाई बात ना करिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करिए अपनी भाषा में। अगर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत आई है, राज्य सरकार ने जांच कमेटी बना दी, इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी के समक्ष जो प्राइमा फेसाई मतलब प्रथम दृष्टया मतलब कि सरसरी तौर पर देखने। तो प्राइमा फेसाई भी आपको बताना पड़ेगा भाई। प्राइमा फेसाई शब्द का यूज आपका कह सकते हैं कि एविडेंस की धारा 106 में जाकर आप देख सकते हैं। कौन सी धारा? साक्ष्य अधिनियम की धारा 106। प्राइमा फेसाई का मतलब ये हुआ कि सरसरी तौर पे या एक नज़र से आपका कह सकते हैं कि देखा गया और एक नज़र से देखते ही ये लगा कि आपका कह सकते हैं कि प्रधान जी अनियमितता किए हैं या कोई गलती किए हैं या प्रधान जी दोषी हैं, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? तो राज्य सरकार प्रधान जी के आपका शक्तियों पर रोक लगा देगी। यानी कि इसी को कहा जाता है कि प्रधान जी का पावर को निलंबित कर दिया गया, शक्तियों पर कुछ समय के लिए क्या लगा दी गई? रोक। कब तक रोक रहेगी? जब तक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे दे। बस ये याद रखें। तो आखिर प्रधान जी की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? तो कौन करेगा इसके लिए आपका है कह सकते हैं कि 3 सदस्यों की एक समिति बनेगी ग्राम पंचायत की, और वही समिति किसका कार्य करेगी? प्रधान के कार्य को। कौन करेगी? 3 सदस्यों की समिति। और अगर आरोप सही पाए जाएं तब तो भाई राज्य सरकार क्या करेगी? इन्हें पद से हटा देगी, और आरोप गलत पाए जाएं तो इनके अधिकार को पुनः क्या कर दिया जाएगा? बहाल। ये 2 है आपका नियम। अगला देखिए भाई आपका अब आपका प्रतिबंध यह है कि खंड च या खंड 6 के अधीन कोई कार्यवाही संबद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है कि जब प्रधान जी को हटाया जाना है तो ऐसी दशा में प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस या आपका नैसर्गिक न्याय का क्या किया जाएगा? पालन। यानी कि प्रधान जी को सुना जाएगा कि बिना सुने ही बर्खास्त किया जाएगा? सुना जाएगा। वह भी अपनी बात क्या करेंगे? समिति के सामने रखेंगे, सरकार के सामने। यानी कि प्रधान जी को उचित सुनवाई का मौका देने के बाद ही उनके खिलाफ क्या की जाएगी? कार्रवाई।
इस प्रकार राज्य सरकार कैसे हटा सकती है, ये भी प्रावधान आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया भाई। यानी कि 2 क्वेश्चन आपके निकल गए। अब आइए अगला जो क्वेश्चन बनता है, 3-4 क्वेश्चन और मेन है आपका। देखिए भाई अगला क्वेश्चन निकाल लीजिए, आपका गांव निधि पूछा जाता है। गांव निधि, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। सेक्शन 32, सेक्शन निकाल लीजिए 32 निकालिए भाई आपका। थर्टी टू निकाल लीजिए, मेंस में आ चुका है कि गांव निधि से आप क्या समझते हैं, वे कौन कौन से पैसे हैं, पैसे यानी कि निधियां हैं जो गांव निधि में आपका रहता है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए जो गांव निधि होती है उससे पैसा खर्चा किया जाता है गांव के विकास के लिए, और इसका जो सचिव होगा वह पंचायती राज अधिकारी जो होते होगा, लेखपाल नहीं होगा। और आपका माने अधिकारी प्रधान जी का साइन, आपका सचिव का साइन, और से आपका पैसा निकलता है। ये पैसा कहाँ से आएगा, तो आपका राज्य सरकार भी दे सकती है, कोई दान भी दे सकता है, पहले से पैसा है वह भी। और जैसे ही प्रधानी गई, इस पैसे के निकालने पर क्या लग जाती है, रोक। तो कई प्रधान किए क्या इधर, तो 1 माह के अंदर कई लाख खाते से विकास के नाम पर निकाल लिए। कई प्रधान ये किए कि जब उनको लगा कि अब प्रधानी तो समाप्त होने वाली है, तो 1 माह के अंदर आपका क्या किए, कई लाख निकाल लिए। अब सरकार कुछ प्रधानों के खिलाफ जांच भी करा रही है कि ये निकाल कर किए क्या, काम किए कि नहीं, मनरेगा इत्यादि का। तो गांव निधि, देखिए गांव निधि को जब भी पढ़िए तो इसके पहले आपका कुछ और निधियां पढ़नी है। देखिए भारत सरकार की भी निधि होती है, आपका राज्य सरकार की भी निधि होती है, और आपको जानना चाहिए कि जो भारत सरकार की निधि होती है उसे आपका संघ की या भारत सरकार संघ की संचित निधि कहा जाता है। कंसोलिडेशन फंड क्या कहा जाता है, संघ की संचित निधि। और जो राज्य की निधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, राज्य की संचित निधि। इसमें ही पैसा जमा होता है, जैसे कि जुर्माना जो आया, वसूली हुई, वो इसी में जमा होता है भाई पूरा। तो अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो इस कर्जा भी भाई बीसी निधि से वापस किया जाता है। जैसे कि केंद्र सरकार ने कर्जा लिया, भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने, तो जो कर्जा वापस किया जाता है इसी निधि से किया जाता है। किस निधि से, संचित निधि। जो यहाँ क्वेश्चन आपका संविधान में बनता है वह मुख्य रूप से आपका बनता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के बारे में, और तो ज़्यादा नहीं बनता। उच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है वह राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि। ये रटे रहिए, यहीं एक क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार देखिए, उच्च न्यायालय के जजों को जो वेतन मिलता है वह किससे मिलता है, राज्य की संचित निधि। और जो आपका उनको पेंशन मिलती है राज्य की संचित निधि नहीं, बल्कि किससे, कि आपका संघ की संचित निधि। ये क्वेश्चन बार बार आईएएस और पीसीएस में भी पूछा जा रहा है। तो गांव की भी एक निधि होती है, उसी निधि में पैसा जमा किया जाता है। जो भी पैसा आए, चाहे टैक्स आए, चाहे कोई दान दे दे, सरकार पैसा दे। अब कितना पैसा हो सकता है ये कहीं वर्णन नहीं है। अब प्रधान कितना सक्रिय है तो करोड़ों खर्चा कर सकता है भाई योजनाओं में। अब प्रधान की कितनी पकड़ है, क्या है, इस कितना सक्रियता भी देखी जाती है
कि प्रधान जी दौड़ें और पैसा क्या कराएं अधिकारियों से, सरकार से पास। हो सकता है सिंचाई के लिए पास करा दें, पाइप के लिए, टंकी बनवाना है, तमाम पैसा पास करवाइए। अब सक्रियता पर निर्भर करेगा, लेकिन जो भी टैक्स वैक्स रहेगा इत्यादि जो आएगा शुल्क ग्राम पंचायत को, वह कहाँ जमा होगा, तो वह गांव निधि में जमा होगा। गांव निधि किस धारा में? 32। अब देखिए 32 सही रहेगा, एक एक करके भाई। धारा 32 गांव निधि। प्रत्येक ग्राम पहला खंड चल रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक गांव निधि हो और वो यह निधि धारा 41 के अधीन पारित आय और व्यय के वार्षिक अनुमानों के उपबंधों के अधीन रहते हुए ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी समिति पर इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा आरोपित कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। यानी कि ये निधि होगी और ये निधि आय व्यय कितना होगा, इसमें मैंने एक रिकॉर्ड रहेगा कितना आय हुआ और कितना क्या हुआ खर्चा, और इस निधि से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या समिति पर जो कर्तव्य अधिरोपित हैं उन कर्तव्यों को इस निधि से पैसा निकाल कर क्या किया जाएगा, पूरा। यानी कि जो ग्राम पंचायत का कर्तव्य है, समितियों का कर्तव्य है या ग्राम सभा का कर्तव्य है, इसी से पैसा निकाला जाएगा और ये निधि उसके निर्वहन के कर्तव्यों के निर्वहन के क्या होगी, उपयोग में लाई जाएगी। प्रतिबंध यह है कि 1950 ईस्वी का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियम के अधीन गांव निधि में जमा की गई समस्त धनराशियों के योग में से उक्त अधिनियम की धारा 125A के अधीन संहत गांव निधि में जमा की गई धनराशि को घटाने पर बची धनराशि तक ऐसी धनराशि को भूमि प्रबंधन समिति द्वारा अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उपयोग में लाने के लिए अपेक्षित हो गांव निधि में से भूमि प्रबंधन समिति को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब हेलो अभी नहीं जाएंगे, ठीक। यानी कि जो ये भूमि प्रबंधन समिति है, तो फिर एक बार भूमि प्रबंधन समिति के बारे में भाई बता दिया गया, हल्का समझिए। यूपीजेडए के तहत जो आपका जमींदारों के अधिकार थे वो राज्य सरकार ने छीने। ये सरकार ग्राम सभा में निहित हुई है और ग्राम सभा की ओर से इनकी देखभाल और जो पैसा देखभाल का कार्य किसको सौंपा गया है, भूमि प्रबंधन समिति, लिखवा भी गया है। भूमि प्रबंधन समिति ग्राम सभा की विशेष कार्यकारिणी है। कैसी? सामान्य की विशेष, और कार्यकारिणी कौन हमने बताया, ग्राम पंचायत। भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है हमने बताया, प्रधान, और सचिव कौन होता है, लेखपाल। तो भूमि प्रबंधन समिति भी जो माने खर्चा करेगी तो कहाँ से करेगी, तो गांव निधि से ही इसे भी क्या दिया जाएगा, पैसा। क्योंकि जो उस समय पैसा था वो भी कहाँ जमा हो गया, गांव निधि से। तो गांव निधि से निकाल के उतना पैसा भूमि प्रबंधन समिति को भी दिया जाएगा जो इनके कर्तव्यों के पालन के लिए क्या हो, उचित। अगला देखिए, अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि भूमि प्रबंधन समिति द्वारा निधियों की आवश्यकताओं के संबंध में एक ओर भूमि प्रबंधन समिति और दूसरी ओर ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा के बीच कोई मतभेद होने की दशा में आपका मामला प्रधान द्वारा नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जाएगा, जिसके निर्णय बाध्यकारी होंगे। यानी कि भूमि प्रबंधन समिति और दूसरी ओर
ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में विवाद हो गया, भूमि प्रबंधन समिति कह रहे हैं कि इतना पैसा इसके लिए, और ग्राम पंचायत या ग्राम सभा उस पर राजी नहीं, तब क्या हो? तो प्रधान जी लिखकर जो सरकार के अधिकारी हैं इस विभाग के, उनको भेज देंगे कि इस पैसे को कितना मने पैसा खर्च किया जाए। ये भूमि प्रबंधन समिति और ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में क्या हो गया है, मतभेद। आप इस मतभेद का क्या करिए, निपटारा। प्रधान जी बस लिख कर किसको भेजेंगे, विहित प्राधिकारी को, और विहित प्राधिकारी जो निपटारा कर देगा उसका फैसला क्या होगा, सभी लोगों पर क्या होगा। यानी कि ग्राम भूमि प्रबंधन समिति कह रहे हैं कि 2 लाख, ग्राम पंचायत कह रहे हैं कि नहीं 1 लाख, तो भाई विवाद उत्पन्न हो जाने पर कौन निर्धारित करेगा? तो आपका प्रधान जी भेज देंगे विवाद को किसके, सरकार के अधिकारी के पास, विहित प्राधिकारी जिसे कहा जाएगा, और वह इसका डिसीजन करेगा। तो आपका गांव निधि में क्या क्या जमा होगा, वही लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये सब तो हैं ही 2-2 लाइन। देखिए भाई क्या क्या जमा होगा। इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर से होने वाली आय, यानी कि अगर ग्राम पंचायत ने कोई टैक्स लगाया, अब क्या क्या शक्तियां हैं बताया जाएगा, अभी बताया नहीं गया है। टैक्स लगा सकते हैं भाई, हाट पर, बाजार पर इत्यादि पर बताया जाएगा। टैक्स लगाया है तो ऐसी दशा में वह टैक्स की जो रकम आएगी कर की, कहाँ जमा होगी, गांव निधि में। तो पहला हो गया टैक्स। दूसरा देखिए, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी गई समस्त धनराशियां, यही सबसे बड़ा स्रोत होता है। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत को जितना भी पैसा दिया है, अब कोई ये नहीं कि 2 लाख की, 4 लाख की, 1 करोड़, वे सभी पैसे किस निधि में जमा होंगे, गांव निधि। तीसरा देखिए, विलेज पंचायत एक्ट के अधीन पहले से विद्यमान विलेज पंचायत के नाम जमा अवशेष, यानी कि अगर पहले से खाते में पैसा बचा है तो वह पैसा भी वह जमा रहेगा, यानी कि पहले से बचा है तब। अगला देखिए, हम नए प्रधान आएंगे तो यूज करें या न करें वो अलग बात है। चौथा, ऐसी सभी धनराशियां जिन्हें गांव निधि के खाते में जमा करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो अथवा किसी विधि के अधीन अपेक्षा की गई हो, यानी कि न्यायालय ने अगर आदेश दिया है कि आप इतना पैसा गांव निधि में क्या करिए जमा, तो वह भी कहाँ होगा, गांव निधि में। या आपका कह सकते हैं विधि के अधीन अपेक्षा की गई हो, यानी कि कानून अपेक्षा या आशा किया है कि आप इतना पैसा क्या करिए गांव निधि में जमा। धारा 104 के अधीन प्राप्त समस्त धनराशियां, बताया जाएगा 104। इसके बाद ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा एकत्र समस्त धूल, गंदगी, गोबर, कूड़ा करकट जिसमें पशुओं के 100 भी सम्मिलित हैं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, यानी कि धूल का बिक्री किया गया, गंदगी का विक्रय किया गया, गोबर का किया गया, कूड़ा करकट का किया गया, पशु शव को किया गया, और उससे जो ग्राम पंचायत को क्या मिला है, पैसा। यानी कि कूड़ा करकट भी बेचा जाता है, बिजली बनाई जाती है भाई। आपका कूड़ा करकट जैसे कि आप लोग दे रहे हैं कूड़ा करकट, तो उससे आपका कई विदेशों में तो भाई बिजली बनाई जा रही है, यहाँ भी कुछ संयंत्र लगे हैं। या आपका 100, तो पशुओं के 100 हो गए, उसका भी विक्रय ग्राम पंचायत कर सकती है, क्योंकि हड्डी इत्यादि बेचा जाता है, उससे जो पैसा आएगा कहाँ जमा होगा, गांव निधि। अगला देखिए भाई, नजूल की संपत्ति के लगान। नजूल की संपत्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नजूल की संपत्ति का मतलब एक तरफ से स्टेट लैंड। स्टेट लैंड का मतलब कि जिस पर कि आपका सरकार का स्वामित्व है। तो जैसे प्रयागराज है,
आपका 80% 70% जो ज़मीनें हैं वह सरकारी हैं, नजूल भूमि है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट लैंड, क्या हम कहते हैं। और सरकार, स्वामी सरकार, आप केवल कब्जाधारी हैं। जब चाहे तब सरकार आपको कब्जे से क्या कर सकती है, रिमूव, याद रखिए। और सरकार इसका टैक्स भी लेती है कि हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हो तो कुछ क्या दो, टैक्स, और जमा करते हैं लोग, कम है टैक्स। हाँ, आपका उसका उपाय है फ्री होल्ड कराना, यानी कि अपना स्वामित्व अगर चाहते हैं तो कभी काल योजना आती है सरकार की, लेकिन बहुत पैसा लगता है उसमें ज़्यादा, इसीलिए लोग क्या करते हैं, तो जो सलोरी आपका देख रहे हैं, बघाड़ा है, गोविंदपुर में ज़्यादा ज़मीन है, आपका नजूल भूमि है। और एक लाइन याद रखें, सरकार जब चाहे तब क्या करेगी, तोड़ देगी, और एक पैसा मुआवजा नहीं, एक पैसा मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जाएंगे मकान बनवाने तो नक्शा पास नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन किसकी है, सरकार की। जैसे कि आपका इस समय तोड़ा जा रहा है, ये रोड आपका बन रहा है धीरे धीरे, तो मान लीजिए जो भी रोड पर मकान बने हैं, अगर उन मकानों का पहला तो नक्शा पास नहीं है तो एक पैसा सरकार नहीं देगी। दूसरा, अगर स्टेट लैंड पर हैं तो एक मुआवजा भी ज़मीन का नहीं देगी एक पैसा नहीं, और आप खुद तोड़ लीजिए, नहीं तो तोड़वाई का भी पैसा क्या करेगी सरकार, वसूलेगी। तो आपका भाई समय भी हो गया, सीपीसी चलेगी भाई अभी 15 मिनट बाद आपका, ये कल और पढ़ाया जाएगा, इसको पढ़ा दिया जाए, 3-4 क्वेश्चन है तभी लिखवाया जाए, यानी कि सोमवार तक इसको लेक्चर समाप्त किया जाए, अब ज़्यादा बचा नहीं है भाई, तो रेस्ट ले लीजिए तब।